केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र 2025 के दूसरे दिन एसएआर को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच जारी हंगामा जारी रहा। विपक्षी दलों ने एसएआर पर चर्चा की मांग दोहराई, जबकि सरकार का कहना था कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वक्त या समय सीमा न थोपने की अपील की। सरकार की एक मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि एसएआर और चुनावी सुधारों पर बहस के लिए कोई तय समय सीमा न हो। विपक्ष इस शर्त को स्वीकार नहीं कर रहा। उनका कहना है कि यदि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो वो बिला विलंब आज ही शुरू होनी चाहिए। पिछले दिन की तरह दूसरी बार भी लोकसभा में हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही बाधित हुई और कई सांसद विरोध स्वरूप वेल के पास खड़े रहे। परिणाम स्वरूप संसद में कई प्रस्तावित विधेयकों और चर्चाओं पर काम प्रभावित हुआ। विशाखापट्टनम में कैलाशगिरी हिल्स पर देश का सबसे लंबा ग्लास स्काईवॉक ब्रिज आज आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 55 मीटर लंबा कैंडिलीवर ग्लास ब्रिज है, जो लगभग 862 फीट करीब 262 मीटर जमीन से ऊपर और समुद्र तल से भी करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर बना है। ब्रिज की संरचना इतनी मजबूत है कि ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं को भी झेलने में सक्षम है, यानी ये तूफानी हवाओं व तेज आंधी में भी सुरक्षित बने रहने के लिए डिजाइन किया गया है। कांच की फर्श का निर्माण 3 परत 40 मिलीमीटर मोटे टेम्पर्ड एवं लैमिनेटेड जर्मन ग्लास से हुआ है, जिसे 40 टन स्टील फ्रेम द्वारा सहारा दिया गया है। संरचनात्मक रूप से ये ब्रिज 100 से अधिक लोगों का वजन सहन कर सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से एक समय में केवल 40 लोगों को ही ब्रिज पर जाने की अनुमति दी जाएगी। ब्रिज से दिखने वाला दृश्य बेहद शानदार है। इसके नीचे गहरी घाटियां, पहाड़ियां और दूर तक फैला समुद्र, साथ ही विशाखापट्टनम शहर का नज़ारा देखने को मिलता है, जिससे पर्यटकों को हवा में तैरने जैसा अनुभव होता है। सरकार ने माना है कि देश भर के कई एयरपोर्ट्स, जिनमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली समेत अन्य बड़े हवाई अड्डों पर साइबर हमला हुआ था, जिसमें विमानों की जीपीएस सिग्नल के साथ छेड़छाड़ हुई थी। संसद में जानकारी दी गई कि इस छेड़छाड़ की वजह से विमानों को गलत नेविगेशन डेटा मिला, जिससे विमान ने जहां जाने के बजाय अलग पथ दिखाया जा रहा था। परिणामस्वरूप पिछले महीने दिल्ली में तकनीकी गड़बड़ी के चलते लगभग 800 से अधिक उड़ानें देरी से हुई थी। कई अन्य हवाई अड्डों पर भी उड़ानों में दिक्कत आ रही थी। सरकार ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेविगेशन सिस्टम्स की निगरानी व बैकअप प्रक्रियाएं मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज भनपिलपुरा, हल्द्वानी, उत्तराखंड में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें करीब 4365 घर यानी लगभग 50,000 लोग शामिल हैं, जिनका भविष्य इस फैसले पर टिका है। रेलवे का दावा है कि ये घर रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर यानी 29 से 30 एकड़ जमीन पर बने हुए हैं, जिसे अतिक्रमण घोषित किया गया है। विवाद से पहले पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। पहले ही 21 उपद्रवियों को हिरासत में लिया जा चुका है और स्थिति शांत रखने के लिए नाकेबंदी, पहचान पुष्टि और फ्लैग मार्च जैसे उपाय लागू किए गए हैं। प्रभावित लोग डेकेड से वहां रह रहे थे। कई परिवारों ने कहा है कि उनकी बस्तियां, स्कूल, मस्जिदें, बैंक आदि इन घरों के साथ वर्षों से हैं। अदालतों ने पहले कहा था कि बिना पुनर्वास योजना के इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता। अवतार 3 के लिए भारत में जल्द ही एडवांस टिकट बुकिंग शुरू होने वाली है। खबर के अनुसार फिल्म को भारत में 6 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जिससे दर्शकों को अपनी पसंदीदा भाषा में देखने का विकल्प मिलेगा। साथ ही देश भर के आईएमएक्स थिएटर्स में इसके लिए विशेष टिकट काउंटर बनाए जाएंगे, यानी आईएमएक्स दर्शकों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। ये कदम इस बात का संकेत है कि मेकर्स और थिएटर्स दोनों को उम्मीद है कि अवतार 3 की मांग बहुत ज्यादा होगी। बॉर्डर 2 में अभिनेता दिलजीत दोसांझ की वापसी हो रही है और इसकी रिलीज की तारीख तय कर दी गई है। ये फिल्म 2 जनवरी को पर्दे पर आएगी। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 में जोड़ी त्रिशा गायत्री ने खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में जापानी जोड़ी को हराया। इस जीत से उनकी जीतारी और मेहनत रंग लाई है। लेकिन पुरुष एकल यानी मेल सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत फाइनल में जीत नहीं पाए। उन्हें फाइनल मुकाबला हारना पड़ा। भारत U17 फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान U17 फुटबॉल टीम को 2-1 से हराकर आगामी AFC U17 एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस जीत के साथ भारत U17 टीम 10वीं बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। अजलान शाह कप 2025 के फाइनल में भारत की टीम को बेल्जियम नेशनल फील्ड हॉकी टीम ने 1-0 से हराकर पहली बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। मैच के दौरान भारत को कई मौके मिले, लेकिन 3 पेनल्टी कॉर्नर को भुनाया नहीं जा सका, जिससे टीम महत्वपूर्ण गोल नहीं कर सकी। इस वजह से बेल्जियम को जीत मिल गई। इस हार के साथ भारत का खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया। हालांकि टीम ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन गोल करने में नाकामी उस अंतिम जीत को नाकाम कर गई।
2025 के शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारत की 8 सदस्यीय टीम आज दोहा रवाना हो रही है, जिसमें हरियाणा की युवा शूटर्स मनु और सुरुचि शामिल हैं। मनु और सुरुचि ने टूर्नामेंट से पहले मोहाली पंजाब में अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जहां उन्होंने निशानेबाजी अभ्यास और प्रशिक्षण कैंप किया था ताकि वे विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब जबकि टीम दोहा के लिए रवाना हो चुकी है तो देशवासियों की निगाहें इन युवा शूटर्स पर होंगी, इस उम्मीद के साथ कि वे 2025 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगी और भारत के लिए मेडल ला सकेंगी। उत्तराखंड के हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग पर राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हावड़ा दून ट्रेन के एक शिशु हाथी से टकराने से उसकी मौत हो गई। ये दुखद घटना सोमवार सुबह मोतीचूर और रायवाला स्टेशनों के बीच हुई, जहां हाथियों का झुंड रेल पथ पार कर रहा था और पीछे चल रहा 6 से 8 साल का शिशु हाथी ट्रेन की चपेट में आ गया। इस टक्कर के कारण ट्रेन को लगभग 2 से 3 घंटे तक रोकना पड़ा, जिससे रेल मार्ग पर करीब 11 ट्रेनों की सेवा प्रभावित हुई और वे लेट हो गईं। वन विभाग और रेलवे प्राधिकरण ने घटना की जांच शुरू कर दी है। महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सैयद के अपहरण का आरोपी शफाद अहमद शंगलू को 35 साल बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ये अपहरण 1989 में हुआ था, जिसमें वीपी सिंह सरकार ने रुबैया की रिहाई के लिए 5 आतंकवादियों को रिहा किया था। रुबैया ने कोर्ट में यासीन मलिक को अपना अपहरणकर्ता बताया था। और अंत में मौसम। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा और अधिकतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी ठंडी हवाओं के साथ मौसम ठंडा रहेगा और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी संभव है। पश्चिमी भारत में मुंबई सहित महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ठंडी हवा चलने का अनुमान है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विशेषकर चेन्नई और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में भी हल्की बारिश के साथ ठंडक महसूस होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में भी ठंडी हवा और हल्की बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों जैसे शिमला और नैनीताल में तापमान काफी गिरकर बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में ठंडक और बारिश का प्रभाव रहेगा, जिससे सर्दी का प्रकोप बना रहेगा और लोगों को ठंड से बचाव का ध्यान रखना होगा। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।